ईरान जंग के मामले पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुतज़ाद बयानात अब सिर्फ सिफारती हलकों ही नहीं बल्कि आलमी मार्केट्स के लिए भी दर्द सर बनते जा रहे हैं। जब सदर ट्रंप सख्त लहजा इख्तियार करते हुए जंग या मुमकिना फौजी कार्रवाई की बात करते हैं तो दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स दबाव में आ जाती हैं। सरमायाकार गैर यकीनी का शिकार हो जाते हैं, जबकि आलमी मंडी में तेल की कीमतें ऊपर चली जाती हैं, लेकिन फिर अचानक जब वो किसी मुमकिना मुआहदे या मस्बत पेशरफ की उम्मीद जाहिर करते हैं तो मार्केट में फौरी रिएक्शन देखने में आता है। यही वजह है कि इस वक्त आलमी सतह पर एक शदीद गैर यकीनी कैफियत पाई जा रही है। आज भी सदर ट्रंप की जानिब से इसी नौइयत के मुतज़ाद बयानात सामने आए। पहले उन्होंने ईरान को मुआहदों के लिए 2 से 3 दिन की मोहलत देते हुए खबरदार किया कि आइंदा हफ्ते के आगाज़ तक ईरान पर बड़ा हमला किया जा सकता है। ताहम कुछ ही देर बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि ईरान के हवाले से मस्बत पेशरफ्त हुई है और हम इस जंग को तेज़ी से ख़त्म कर देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये महज दबाव बढ़ाने की कोशिश है या फिर एक सोची समझी हिकमत अमली का हिस्सा, क्योंकि उधर अमेरिका के अंदर भी सदर ट्रंप के लिए सूरत हाल आसान दिखाई नहीं दे रही। अमेरिकी सेनेट ने आज सदर ट्रंप की ईरान पॉलिसी को एक सियासी झटका करार देते हुए ऐसी करारदाद मंजूर की है जिसका मकसद कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई को रोकना है। करारदाद के हक में 50 जबकि मुखालफत में 47 वोट आए और काबिल तवज्जो बात यह है कि 4 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने भी ऑपोजिशन का साथ दिया। अगरचे ये अभी इब्तदाई मरहला है और ऐवान नुमाइंदगान से मंजूरी और फिर सदारती वीटो जैसे मराहल बाकी हैं, लेकिन ये वोटिंग इस बात का वाज़ेह इशारा ज़रूर है कि ईरान जंग अमरीकी सियासत में तेज़ी से गैर मकबूल होती जा रही है और इसे सियासी तौर पर जारी रखना अब पहले जितना आसान भी नहीं रहा। ताहम इस तमाम कशीदगी के दौरान एक अहम सिफारती पेशरफ्त रूस और चीन के दरमियान आला सतही राब्ते की सूरत में सामने आई है। रूसी सदर पुतिन और शी जिनपिंग के दरमियान होने वाली इस मुलाकात में ईरान जंग पर खुसूसी गुफ्तगू हुई, जहाँ चीनी सदर ने फौरी और मुकम्मल जंगबंदी पर जोर दिया और कहा कि मुज़ाकरात का तसलसल बरकरार रखना इंतहाई ज़रूरी है, जबकि दोबारा जंग छेड़ना किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं होगा। इस दौरान पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 24 घंटों में दूसरी बार ईरान पहुँच गए हैं। अब इन तमाम डेवलपमेंट्स के तनाजुर में अहम सवाल यही है कि क्या ईरान जंग वाकई अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है या फिर दुनिया एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है जहाँ जंग और मुज़ाकरात साथ साथ चलते रहेंगे। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील अहमद खान, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान डिफेंस एनालिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर साहब, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। ये बताएं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के जो ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, आप इसको किस तनाजुर में देखते हैं? क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं या अमरीकी पॉलिसी में इबहाम है, कन्फ्यूजन है? आप हाउ डू यू एनालाइज दिस? ये डिवीज़न है, कन्फ्यूजन है इस वक्त अमेरिकन पॉलिसी में, और साथ में डोनाल्ड ट्रंप का स्टाइल है। इन तीनों चीज़ों की आमेज़श मिल के दुनिया में एक तज़ब्ज़ब क्रिएट कर रही है। दुनिया में एक तज़ब्ज़ब बर्पा हो रहा है, हिजानियत बर्पा हो रही है, चाहे वो मईशत के लिहाज से हो, स्टॉक्स में हो, फाइनेंशियल मार्केट में हो या जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप पर। हर शख्स दम साध के बैठा है कि ये क्या होगा और डोनाल्ड ट्रंप का ऊँट किस करवट बैठेगा, क्योंकि ईरान को तो प्रेडिक्ट किया जा सकता है। ईरान तो अपने मुतालबात को शुरू से एक जो सफारती लिहाज से पेश करता रहा है, अपने मौक़िफ़ को बिल्कुल सामने रखता रहा है, और जिस तरह का ईरान को धमकियां आती हैं उसी तरीके से ईरान अपने इज़्ज़त वक़ार व तकरीम को मदरूज़ ख़ातिर रखते हुए उसका जवाब भी देता जाता है साथ साथ। तो अब जिस तरह की तैयारियां हैं, बयानात को तैयारियों से मिला लें। बयानात के साथ साथ जिस तरह जंग के दौरान उन्होंने अपना असलहा खर्च किया था ईरान पर बमबारी करके, और एक सारी रिप्लेनिशमेंट कर ली गई है, और उस रिप्लेनिशमेंट का मतलब ये हुआ कि जो उनके स्टॉक्स थे उसको काफ़ी हद तक मुकम्मल कर लिया गया है, जिसका मतलब ये है कि डिप्लॉयमेंट रीडिप्लॉयमेंट भी हो गई है। तीसरी चीज़ ये है कि अब सिर्फ जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं 1 घंटे के बाद हमला करने वाला था, जब कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई ने मुझसे गुजारिश की कि आप ये हमला अभी फ़िलहाल न करें, तो मैंने रोक दिया। तो वही मामला आ जाता है वहीं पर। अब बात कर लेते हैं, आपने जिक्र किया अपने इंट्रो में
सेनेट ने जो एक रेजोल्यूशन पास किया है, यकीनन वो एक प्रेशर है। 3 रिपब्लिकन का मुखालफत में वोट दे देना एक ये बहुत बड़ा प्रेशर है, और उसी की तरीके से नुमाइंदगान के हाउस ऑफ नुमाइंदगान में उसका पास हो जाना वो एक मुख्तलिफ बात है, क्योंकि इतनी कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 1 में और सब सेक्शन 8 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का, उसमें चीज़ें इस तरह दी हुई हैं, और आर्टिकल 2 में भी, कि उसको वहाँ तक पहुँचाना बड़ा मुश्किल काम है। मुख्तसरन बता देता हूँ आपको 10 सेकंड में कि अगर दोनों हाउसेस से पास भी हो जाए तो सदर उसको वीटो कर सकता है, और सदर जब वीटो कर दे उसको तो दोबारा वो 2/3 मेजॉरिटी के लिए वापस हाउस में आ जाती है, और साथ साथ दोनों अपर और लोअर हाउस में। लिहाजा ये चीज़ें तकरीबन नामुमकिनात ही होती हैं जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। लेकिन अब आ जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ के प्रेशर भी असर नहीं कर रहा है इंटरनल डोनाल्ड ट्रंप पे, एक्सटर्नल प्रेशर भी उन पर असर कर रहा है, चाइना का दौरा भी असर नहीं कर रहा है। तो फिर असर कर क्या रहा है? इजराइल जी, इजराइल यकीनन, और इजरायली लॉबी असर बिल्कुल कर रही है उन पर, पहले भी करती रही। ये हिलरी क्लिंटन कह चुकी हैं, इसको बरमला कह चुकी हैं। ये काफ़ी अरसे पहले उन्होंने कहा कि वी आर नाउ गोइंग टू हैव president who has a very thin skin and anyone can get under this skin and get the decision made। यही हुआ 28 फरवरी को, और यही अब जो प्रेशर आ रहा है लॉबी का, इजरायली लॉबी का और इजराइल का, महसूस होता है वो, और साथ डोनाल्ड ट्रंप के अपनी अब जो हालात के वो कैदी बन गए हैं। So he's handling it in his own way आप कह रहे हैं, और फिर इजराइल का प्रेशर है, तो ये एक प्रॉब्लम इस वक्त अमेरिकन सोसाइटी को और गवर्नमेंट को और स्टेट को सबको फेस करनी पड़ रही है। ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में क्या दोबारा वॉर में जाना दोनों पार्टीज़ के लिए वायबल ऑप्शन हो सकता है? दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो जो मतलब ज़ाहिर है दोनों के अपने सर्कमस्टांसेस हैं, अपने इश्यूज़ हैं, इनको सामने रखते हुए आपको लगता है ये वायबल ऑप्शन है? जी बहुत शुक्रिया थे। मेरा ख्याल में जो मेरा आई बिलीव कि ईरान के अमेरिका की जो प्लानिंग थी, जो स्ट्राइक्स होने वाली थी, जो अभी इन्होंने पुट ऑफ किया है फॉर द टाइम बीइंग, और लाइकली है, अगर इसलिए दैट्स वाई देखें कि अगर हम अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन इससे हम गेज कर सकते हैं कि मोहसिन नकवी साहब इस इन द नेक्स्ट समझ लें 4 दिन में दूसरी दफा वो तेहरान पहुंचे हुए हैं। सो एक अर्जेंसी है, सो दिस इज लाइकली उन्होंने कहा 22 हफ्ते में फैसला कर लें, और फिर आप देखें कि तैयारियां उनकी मुकम्मल है एज फार एज द अमेरिकन इजरायलीज आर कंसर्न। जिस तरह उन्हें देखें पिछले सीज फायर में टारगेट्स की सिलेक्शंस की होंगी, दे हैव बीन मॉनिटर किया होगा द लोकेशंस ऑफ द लीडर्स वगैरह को, सारा कुछ किया होगा। और फिर देखें अभी जो भी कार्रवाई होगी, खुद उन्होंने कहा कि शॉर्ट होगी, 2 हफ्ते के लिए बात की थी, लेकिन आई बिलीव कि ये शॉर्ट होगी, इंटेंस होगी, और जो इंटेंस इतनी होगी कि मैक्सिमाइज करेंगे वो डैमेजेस को ईरान के ऊपर, सो दैट दे कैन गेट द कंसेशन जब टेबल पे बैठते हैं। सो लाइकली तैयारियां हैं, लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन द लास्ट 48 आवर्स में अगर आप डेवलपमेंट्स देखें, सब मिस्टीरियस किस्म के वाकयात हुए हैं। जिस तरीके से सऊदी अरब पे ड्रोन्स के हमले गए हैं, यूएई पे हमला हुआ, जो उनके न्यूक्लियर जो पावर प्लांट था उस पर हुआ है, इजराइल के अंदर जो साउथ में वहां पे धमाके सुने गए हैं, और फिर देखिए इतलात आई है कि वेस्टर्न इराक के डेजर्ट में देवर 2 आउटपोस्ट जो इजरायली यूज कर रहे थे, वहां से उनके जहाज आ जा रहे थे। आप समझ ले, फिर बाबुल मंदब में धमाके सुने गए हैं। और फिर एक सरप्राइजिंगली देयर इज अनदर स्टोरी जो आजकल सोशल मीडिया पे है कि यूएई ने 2 दिन पहले जो धमाके सुने गए हैं इजराइल में, उन्होंने कहा यूएई ने हाइपरसोनिक मिसाइल फायर किए हैं इजराइल पे। अब कहते हैं यूएई ने ये एस्टेब्लिश किया है, जो यूएई पे जो हमले हुए हैं तो वो इजराइल ने करवाए हैं, इजराइल ने किए हैं। अगर वो इराक के अंदर बैठे हुए थे तो उसका मतलब थे तो वो वहां से सब कुछ कर रहे थे। सो एक वो इम्पोर्टेंट है। फिर आज एक स्टोरी जो कैरी की द न्यूयॉर्क टाइम्स में, जिसमें अहमदीनजाद को इम्प्लीकेट किया गया है, एंड दैट इज अ वेरी सीरियस डेवलपमेंट, जिसमें उन्होंने बात की कि वो रिक्रूट हुए थे और वो काम कर रहे थे, ही वाज टू रिप्लेस द रजीम जहाँ पे चेंज होना था। और एक बड़ी डिटेल्स स्टोरी आई है, और 4 लोगों ने उसको स्टोरी लिखा, इंक्लूडिंग वन फरनाज इस्फहाई, एक जो ईरानी नजात अमेरिकन है, उसने भी उसमें इनपुट दी है। सो बहुत डेवलपमेंट्स हो रही हैं।
और लेकिन मेरा ये मानना है कि ये अब सिचुएशन ग्राउंड में देखें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ग्रिप में लेके बैठे हुए हैं ईरानीज, नेवल ब्लॉकेट पीछे अमेरिकन का है। दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस है, पेन इज बीइंग फेल्ट अक्रॉस द ग्लोब मसले हैं। लेकिन ये है कि ईरानी समझते हैं कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनके कंट्रोल में है। फिर उनके पास पिलर जो पावर के हैं वो उनके मिसाइल्स हैं और उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है। लेकिन एट द सेम टाइम मेरा ख्याल में फ्लेक्सिबिलिटीज अभी इसलिए आ रही है कि चाइनीज के और रशियन प्रेसिडेंट की आज मुलाकात हुई है, और उसके बाद हो सकता है इस बात पे कोई आगे हम देखें मूवमेंट कि वो अपना जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो हैंड ओवर कर दें। दिस इज ए पॉसिबिलिटी, इस पे हो सकता है, क्योंकि अमेरिकन का जो फोकस है कि इस पे कि वो नो न्यूक्लियर वेपन विद द ईरानी, सो इस पे ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो नेक्स्ट 2-3 दिन मेरे ख्याल में वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूचर के लिए जो मिडिल ईस्ट में हालात वाक़ियात होंगे। We'll take a short break here. Welcome back. So, इमरान साहब, how do you see this shuttle service of मोहसिन नकवी, और ये जो 24 घंटे में इंटीरियर मिनिस्टर दूसरी बार ईरान गए हैं, आप क्या इसको देख रहे हैं कि क्यों ज़रूरत पड़ी है 24 घंटे में ये दूसरा विज़िट करने की? पहले भी 2-3 दिन उनके वहाँ रहने की इत्तलात थी, फिर दोबारा जाना, तो ये किस तरफ चीज़ें जाती देख रहे हैं आप? जिस अंदाज में री इंगेज किया जा रहा है, जिस अंदाज में पाकिस्तान इसमें अपने हर लिहाज से कोशिश कर रहा है, तो अंदाज़ा ये हो रहा है कि कोई नई बात, कोई नई डायमेंशन, छोटी मोटी कोई तब्दीली आई है। अमेरिका ने कोई अपने आप को रिकैलिब्रेट किसी एक आध पॉइंट पर किया है, और वो क्या हो सकता है? पहले तो अमेरिका बिल्कुल नहीं कह रहा था कि जी हम तो सैंक्शन भी अभी बतदरीज उसका कंसीडर करेंगे करने के लिए। 25% एसेट का पहले इंडिया दिया गया था, बाद में का 25% एसेट्स भी रिलीज़ नहीं करेंगे अभी। स्टेट ऑफ हॉर्मस के हवाले से ब्लॉकेट का कंप्लीट अमेरिका ने एश्योरेंस नहीं दी थी। इसी तरीके से अमेरिका चाहता था कि ये तमाम प्रॉक्सीज़ को भी साथ ख़त्म कर दिया जाए। ईरान के मतलब जो उनके जितने भी हवारी हैं या जितने भी उनके एलाइज़ हैं, और ईरान उसके बरक्स कहता था कि नहीं, अगर ये जंग ख़त्म होगी तो तमाम फ्रंट्स पे जंग ख़त्म होगी। मिसाल के तौर पे लेबनान पे भी ख़त्म होगी, हम पर भी ख़त्म होगी, और आप जो होतियों पे कभी कभार चढ़ाई कर देते हो वो भी, और उसके बाद गारंटी भी हमें चाहिए इस मामले में। इसी किस्म की जहाँ तक अफजूदगी का ताल्लुक है, ईरान ने उसमें लचक दिखलाया था। मोहसिन साहब के इस विज़िट के दौरान ये जो आपने अभी गुफ्तगू की रशिया के हवाले से, ईरान ने बीच में एक हल्का सा इशारा दिया था, लेकिन राज़ी नहीं होता वो नज़र आया था कि वो रशिया में ट्रांसफ़र कर सकता है। या डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते अपने विज़िट के दौरान चाइना से कहते गए कि सिर्फ 2 ममालिक के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो बकौल उनके न्यूक्लियर डस्ट जो है वो रिमूव कर सकता है, उनके पास टेक्नोलॉजी है। तो उन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो यस, कोई ना कोई नई चीज़, नई बात का इजाफा करके ईरान के पास भेजा गया है, ताकि ईरान कुछ अनाउंस करे, एग्री करे कुछ 1-2 पॉइंट्स पर, और फिर डोनाल्ड ट्रंप ये ट्रॉफी लेके अपने कौम को बताएं, अमेरिकन को बताएं कि देखिए मैं जीत गया। जीत तो खैर उन्होंने डिक्लेयर की हुई है, लेकिन एक ट्रॉफी के साथ, अब चाहे वो हमले की सूरत में हो, चाहे वो कोई बड़ी अनाउंसमेंट के ईरान मान गया है, और ईरान को ये कोशिश की जा रही थी अंदर अंदर से, जो खबरें पहुंच रही थी कि ईरान को कहा जाए कि वो ज़्यादा इस मामले में प्रचार न करे कि नहीं अमेरिका नहीं जीता है, और ज़्यादा अपनी क़ुव्वत और के बारे में इजहार करते हुए निगेट ना करे डोनाल्ड ट्रंप की इस जीत को, तब तो कोई बात बनती। तो इस किस्म की बातें लेके मीडिएटर का काम है कि जाए और कुछ पहले से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे, ताकि दोनों साइड से कोई जीत का अपनी कौम को बता सके। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डोनाल्ड ट्रंप टू रियली show it to its nation as to how he has been able to be successful। तो उस लिहाज से ये कोशिश मैं समझ रहा हूँ कि आखिरी कोशिश है, जो कि उसके फ़ौरन बाद मुझे लगता है कि कोई ना कोई स्ट्राइक हो जाएगा। आप क्या कहा आखिर में आपने कि अगर उसके बाद कोई ना कोई स्ट्राइक हो जाए? आखिरी कोशिश नज़र आ रही है। अच्छा, जिस तरह पैमाना लबरेज होता जा रहा है, महसूस होता है कि अगर ये कोशिश कामयाब नहीं हुई तो जो हालात व वाक़यात नज़र आ रहे हैं, ये हमला की तरफ जा रहे हैं दोबारा। या राइट, फेयर इनफ, पॉइंट टेकन सर।
ब्रिगेड साहब, आज चाइनीज़ प्रेसिडेंट की जो मुलाकात हुई है रशियन प्रेसिडेंट से, एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट भी सामने आया जिसमें उन्होंने जो है वो पीस प्रोसेस को कंटिन्यू रखने की बात की है। फिर रशिया ने भी पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं उसको अप्रिशिएट किया है। क्या बिहाइंड द स्क्रीन ये सब कुछ सिंक्रोनाइज तरीके से हो रहा है, या ये एक जस्ट कोइंसिडेंस है कि वहाँ से कोई स्टेटमेंट आ गया इस तरह? नहीं, बिल्कुल ऑन बोर्ड है। देखें कि स्पेशली जो रशिया है, चाइना तो बिल्कुल आप देखें कि उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट पहले भी 5 पॉइंट्स पे इतफाक किया गया था जब यहाँ से डार साहब गए थे, और अभी जब प्रेसिडेंट ट्रंप गए हैं तो उस बातचीत में भी चाइनीज बड़े क्लियर है। इवन रशियंस देखें, दो चीजों पर बड़े क्लैरिटी है। वो नहीं चाहते कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करे, उस पर दोनों का इतफाक है। लेकिन सेकेंडली वो चाहते हैं कि वो पीसफुल मीन्स के लिए जो उनके एक एथराइज है वो उसको जारी वो रख सकें। दैट इज वन थिंग। चाइनीज ये भी मानते हैं कि मिलिटराइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज होनी नहीं चाहिए, एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें वो सारे जीसीसी कंट्रीज की भी बात करते हैं ताकि वहां पे हो। तो उसके साथ साथ देखिए, जो सऊदीज ने एक आइडिया फ्लोट किया है द हेलसिंकी मॉडल का, जो है नॉन एग्रेशन पैक्ट किया जाए, जिस तरह किसी जमाने में 1975 में इट वाज डन बिटवीन वेस्टर्न ब्लॉक और जो मॉस्को के ग्रुप के लोग थे। ये हुआ था कि नॉन एग्रेशन पैक्ट हो। वो चाहते हैं ईरान के साथ ऐसे डेवलपमेंट हो। कोल्ड और वॉर फिर में। जिस तरह मैंने अभी बात, जी हाँ, अब मैं जिस तरह मेरा ख्याल में रियलाइजेशन भी है, जिस तरह यूएई की तरफ से रुजू करने वाली मैं कह सकता हूँ उन्होंने किया है कि वहां पे उनको भी सोच में है, तो मेरा ख्याल में उनको पता है कि ज्योग्राफी तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, जो यहाँ पे ऐसे ही रहेंगे। सो देयरफॉर पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए है कि आपने इंटरफेयर नहीं करना दूसरे के एक दूसरे पे, तो एक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो चाइनीज रशियंस जो है, देखें कि ईरानीज की बड़ी ख्वाहिश है कि ये गारंटीज दें, तो लेकिन ये कभी इस तरह खुल के गारंटीज नहीं देंगे। द इम्पोर्टेंट थिंग वो यही रिकमेंड उन्होंने किया होगा कि आप जो भी एग्रीमेंट होता है आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को से इंडोर्स करवाएं, तो यहाँ पर सारे ये बैठे होंगे तो ये उनको इंडोर्स कर देंगे, तो उससे एक ऑफिशियल और एक अथेंटिक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। ठीक। सो वो पॉसिबिलिटी ये लाइकली है। राइट, थैंक यू सो मच। डॉक्टर जमील अहमद खान फॉर्मर एम्बेसडर हैं, ब्रिगेड रिटायर्ड मसूद अहमद खान डिफेंस एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद थे। अपनी नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हुकूमत मीशत को बेहतर करने के लिए क्या कर रही है, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज बना हुआ है, और पाकिस्तान के सामने भी बजट भी आने वाला है और टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस अप हुई हुई हैं, आवाम गर्मी और पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर जाने से शदीद परेशान है। एक ब्रेक के बाद फिर बात होगी। वेलकम बैक नाजरीन। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने करंट अकाउंट के ताज़ा आदाद व शुमार जारी कर दिए हैं, जिनके मुताबिक मुसलसल 3 माह तक सरप्लस रहने के बाद अप्रैल में करंट अकाउंट दोबारा खसारे में चला गया है। अप्रैल के दौरान पाकिस्तान को तकरीबन 32 करोड़ डॉलर के खसारे का सामना करना पड़ा, जिसकी बड़ी वजूहात में बरामदात में कमी और दरामदात में इजाफा शामिल है। अगरचे स्टेट बैंक की जानिब से मजमूई बैरूनी खातों यानी एक्सटर्नल अकाउंट की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ अब कई गुना ज़्यादा संजीदा सवालात को जन्म दे रहे हैं। महंगाई, बेरोज़गारी और बढ़ती हुई गुर्बत ने अवामी सतह पर चीनी में इजाफा कर दिया है, जबकि खित्ते में जारी ईरान जंग ने पाकिस्तान जैसे तेल दरामद करने वाले मुल्क पर मज़ीद मुआशी दबाव डाल दिया है। माशी माहिरीन के मुताबिक जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसके असरात बराह रास्त पाकिस्तान की मईशत पर पड़ते हैं। ईंधन महंगा होने से बिजली, ट्रांसपोर्ट और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो जाता है, जिसका सबसे ज़्यादा बोझ आम आदमी बर्दाश्त करता है। हुकूमत दूसरी जानिब मुसलसल टैक्स नेट बढ़ाने की बात कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि मुल्क की सिर्फ एक महदूद आबादी बाकायदगी से इनकम टैक्स अदा करती है, जबकि ज़्यादातर रेवेन्यू बिल वास्ता टैक्सों के ज़रिए जमा किया जाता है, जिसका बोझ आम शहरी पर पड़ता है। चीनी, आटा, बिजली, गैस और पेट्रोल समेत रोज़मर्रा इस्तेमाल की तकरीबन हर शय पर टैक्स मौजूद है, जिससे गरीब और मुतवस्सित तबका शदीद मुतासर हो रहा है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि पाकिस्तान की मुआशी टीम इन चैलेंजेस से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार कर रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम शहजाद साहब, एडवाइज़र टू फाइनेंस मिनिस्टर हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। खुर्रम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। खुर्रम साहब, मुसलसल 3 माह सरप्लस रहने के बाद अप्रैल में करंट अकाउंट दोबारा जो है वो डेफिसिट में क्यों गया है? क्या ये टेम्पररी प्रेशर है या मईशत में किसी बड़े अदम तवाज़ुन की अलामत है? जी, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, करंट अकाउंट की जब बात करें
और दुनिया के साथ जो पाकिस्तान का लेन देन है, ट्रेड जिसे कहते हैं, और उसके अलावा जो है रेमिटेंसेस हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स हैं, और आईटी आईटी की जो है वो एक्सपोर्ट्स हैं। उसके अलावा जो है अगर आप ओवरऑल देखें तो हमने कुछ बॉन्ड्स जो है वो इशू किए हैं। तो ओवरऑल अगर करंट अकाउंट की सिर्फ बात करें जिसमें जो है रेमिटेंसेस और ट्रेड के नंबर्स आते हैं, तो उसके अंदर जो है 9 मंथ्स में हम पॉजिटिव में थे, सरप्लस में थे। जबकि जो टारगेट था इस पूरे साल का वो तकरीबन $2 बिलियन डेफिसिट का है, कि हम डेफिसिट करेंगे $2 से $4 बिलियन के करीब। स्टेट बैंक के नंबर्स में आपको प्रोजेक्शंस बता रहा हूँ। बट अच्छी बात ये हुई कि 9 महीने में, और इसके बावजूद कि आपको पता है जंग चली है और जंग के असरात बहुत मनफी आए हैं पूरी दुनिया में, उसके बावजूद जो है कीमतें बढ़ने के बावजूद तेल की और गैस की और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, आपके पास 9 महीने में यानी कि मार्च तक जो है वो नेट पॉजिटिव नंबर था करंट अकाउंट का। अब जो अप्रैल का महीना है उसमें जो है डेफिसिट आया है, बट वो डेफिसिट जो है बहुत मैसिव नहीं है जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। और टोटल जो 10 महीने का करंट अकाउंट का नंबर है वो तकरीबन $250 मिलियन, यही कह लें तकरीबन कोई $25 करोड़ के करीब जो है वो ये डेफिसिट है। और मैं फिर वही कहूंगा कि $2 से $4 बिलियन के डेफिसिट की जगह अगर आपके पास आज भी जो है $25 करोड़ का डेफिसिट है तो ये एक मैनेजेबल ठीक। नंबर है। बट ऑफ कोर्स ये जंग जो है रुकी रहे, और आगे ये रास्ता जो है जहां से तेल और गैस गुजरता है दुनिया का 20%, ये अगर खुल जाए तो फिर तेल की कीमतें नीचे आएंगी। और ना सिर्फ ये कि करंट अकाउंट पे प्रेशर जो है वो थोड़ा सा कम मजीद हो जाएगा, बल्कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है जो स्टेबिलिटी के साथ अब ग्रो करना शुरू हो गई थी, वो भी दोबारा से बेहतर तरीके से जो है ग्रो कर पाएगी इंशाल्लाह। ठीक, बट बरामदात में कमी और दरामदात में इजाफे की बुनियादी वजूहात क्या हैं, और हुकूमत एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकली क्या स्टेप्स ले रही है? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि एनर्जी सिचुएशन जो है ना पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है मईशत को, दुनिया की मईशत को। और आप अपने रीजनल जो कंट्रीज देख लें, उन सब की मईशतों को जो है ये जो सप्लाई सिचुएशन हुई है जिसमें एनर्जी तवानाई की जो कीमतें हैं, तेल की कीमतें हैं, पेट्रोल की कीमतें हैं, डीजल की कीमतें हैं, ये बेतहाशा ऊपर गई हैं। और इसका असर जो है वो इकोनॉमी पे ऐसे भी आया है कि पेट्रोल, डीजल, इन सब की कीमतें बढ़ी भी हैं, पूरी दुनिया में बढ़ी हैं, पाकिस्तान में भी बढ़ी हैं। लेकिन पाकिस्तान में अच्छी बात ये है कि जो वल्नरेबल सेक्टर है, ऐसा सेगमेंट जो कि डिजर्व करता है, उसे सपोर्ट भी देने की कोशिश की गई है सूमो की तरफ से, फेडरल की तरफ से। फेडरल ने तो अपने जो है वो गाड़ियां भी जो है वो ग्राउंड की हैं 50%, तेल को भी आधा किया है, फिर नई बाइंग पे भी जो है फ्रीज लगाया है। फिर जो है ये जो सपोर्ट है पैकेज जो 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 मोटरसाइकिलिस्ट के लिए है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए है, लॉजिस्टिक्स पूरी जो सप्लाई चेन है उसके लिए, और एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए, रेलवेज के लिए, इन सब के लिए कंटिन्यू किया है। प्राइम मिनिस्टर ने 1 महीना और आगे किया है। तो देखें, ओवरऑल जो इम्पोर्ट्स की बात है ना, उसकी वजह मैंने बता दी कि जब तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं तो ऑफकोर्स इम्पोर्ट्स में इजाफा होगा। और एक्सपोर्ट्स, बड़ी बात यह है कि एक्सपोर्ट्स सस्टेन कर रही हैं। अगर आप अप्रैल की एक्सपोर्ट्स देखें, आप पीबीएस का नंबर देखें, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का, जिसके अंदर जो है वो जो नंबर आता है उसमें वो तमाम जो है वो कॉस्ट शामिल होती है जो कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में आती है। और कॉस्ट आपको पता है, इंश्योरेंस बढ़ गई है, ट्रांसपोर्ट बढ़ गई है पूरी दुनिया में, शिप्स जो है वो शॉर्ट हुए हैं, तो और शिप्स का जो किराया वो बहुत बढ़ गया है। तो ट्रेड में फर्क पड़ेगा ना, पूरी दुनिया में फर्क पड़ेगा। पाकिस्तान में फिर भी ठीक। अप्रैल के महीने में 14% जो है वो ग्रोथ आई पिछले साल के अप्रैल के महीने जो है मुकाबले में, और 9% जो है मार्च के मुकाबले में ग्रोथ आई पीबीएस के नंबर्स। अभी स्टेट बैंक के नंबर्स आए, उसमें कुछ चीजें वो काउंट नहीं करते कैश बेसिस पे, उसमें आपको ग्रोथ जो है वो नंबर जो है थोड़ा सा चेंज नजर आ रहा है। लेकिन ओवरऑल जैसे ट्रेड हर्ट होनी चाहिए थी या जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह वैसी हर्ट नहीं हुई है। लेकिन यह है कि खदशात बिल्कुल हैं, रिस्क्स हैं कि आगे जाते हुए जंग दोबारा ना शुरू हो। और पाकिस्तान आपको पता है कितना जबरदस्त रोल प्ले कर रहा है सालसी का इस सारे मामलात में, पूरी दुनिया को जो है सेव किया है, सीज फायर करवा के, सीज फायर को एक्सटेंड करवा के, और अब जो है इसका एक परमानेंट सोल्यूशन जो है गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है वो कर रही है, पाकिस्तान कर रहा है पूरी दुनिया के लिए। तो आई एम श्योर के ये सब चीजें चलती रहेंगी, और जंग किसी के हक में नहीं है, और जंग रुकी रहती है और खत्म होती है तो आप देखेंगे कि चीजें जो है बेहतर होना मजीद शुरू हो जाएंगी। ओके, सो हुकूमत और स्टेट बैंक एक्सटर्नल अकाउंट की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई और बेरोज़गारी बढ़ रही है। क्या मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी जो है
आम आदमी तक मुंतकिल नहीं हो पा रही है? नहीं देखिए, बेरोजगारी तो आपका आज का मसला नहीं है, ये तो बहुत अरसे से जो है मसला रहा है। उसके लिए किया क्या जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो देखें, आप नंबर्स देखें, अगर ग्रोथ पहले स्टेबिलिटी अचीव की गई है, उसके बाद ग्रोथ के नंबर्स जो हैं वो 4% की ग्रोथ आई है लास्ट क्वार्टर में, 4% की। ये बहुत अरसे बाद आई है, आई थिंक 4 साल के बाद रफली कोई 4% का नंबर अचीव किया गया। फिर महंगाई की शरह जो है पिछले महीने बढ़ी है, बट आप ये देखें कि ओवरऑल महंगाई की शरह आज भी 6% के अराउंड है। और उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से मिलके पॉवर्टी जो है एलिविएशन से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है वो रन कर रहे हैं ऑलरेडी। उसमें बीआईएसपी का नंबर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसके अंदर जो है अभी एक्सपेक्टेड है कि उसमें मजीद इम्प्रूवमेंट होगी। गवर्नमेंट उसमें मजीद जो है वो एलोकेशन करेंगी। और उसके साथ साथ जो है आपने देखा है कि गवर्नमेंट ने जो सपोर्ट दी है अपने पैकेज के थ्रू वल्नरेबल सेक्टर को, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बाइकर्स को हर महीने अगर 2,000 रुपये मिल रहे हैं और 75,000 रुपये से 1 लाख रुपए जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दिया जा रहा है जो डीजल पे चलते हैं, डीजल की कीमतों को मजीद जो है फुल जो है नहीं बढ़ाया गया, ना पेट्रोल की कीमत को उस तरह से बढ़ाया गया है। तो ओवरऑल देखें, सपोर्ट देना और गवर्नमेंट के अपने खर्चे कम करना, फिजिकल डेफिसिट का नंबर अगर आप देखें, यानी कि खर्चों का और टैक्सेस का जो मुवाजना करें, तो पाकिस्तान इस वक्त 9 महीने के हिसाब से अगर आप देखें, मईशत का 1% से भी कम जो है वो डेफिसिट रह गया है। ये हिस्ट्री में पहली मरतबा हुआ है पाकिस्तान की। तो देखें, जो टॉप पे अगर चीजें बेहतर होती हैं ठीक। और नीचे प्रोग्राम्स जो है वो दिए जाते हैं और वल्नरेबल सेक्टर को सपोर्ट की जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो शॉक्स, वो जो इम्पैक्ट आ सकते थे, उनसे बचाया गया है ना। तो वो आई थिंक बड़ी चीज है। और आगे जाते हुए मजीद ऐसे इक़दाम किए जाएंगे इंशाल्लाह, जिससे एक आम आदमी को बेहतर जो है वो जो जो उसके मामलात है जिंदगी के, वो बेहतर होंगे। खुर्रम साहब, ये गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक उन्होंने कहा कि रवा माली साल में महंगाई की शरह 7% रहेगी और वजारत ख़जाना की प्रोजेक्शन के मुताबिक आइंदा साल में ये शरह 8.6% रहने का इम्कान है। लेकिन जिस तरह फ्यूल और फूड की प्राइसेस अप हो रही हैं, क्या ये नंबर्स टारगेट के अंदर रह सकेंगे? नहीं, आई थिंक ये आप जो नंबर बता रहे हैं, सिर्फ स्टेट बैंक का नंबर आप जो बता रहे हैं, वो उनका जो है वो डॉक्यूमेंटेड नंबर है। वजारत खजाना का कोई ऐसा नंबर अभी नहीं है। ये आप जो देख रहे हैं अखबारों में, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है। आपको बजट के दिन इंशाल्लाह पता लगेगा कि वजारत खजाना की प्रोजेक्शंस क्या है, प्लानिंग की प्रोजेक्शंस क्या है, ग्रोथ की क्या है, इन्फ्लेशन की क्या है, करंट अकाउंट की क्या है, फिजिकल अकाउंट की क्या है। ये सब आपको डॉक्यूमेंटेड नंबर जब अनाउंस होंगे उस वक्त पता चलेंगे। आज कोई ये नंबर्स नहीं है। आज वही टारगेट है 5 to 7% का फिजिकल ईयर 26 का, जो अभी ऑलरेडी अनाउंस है, वो चल रहा है। और जैसे मैंने कहा ना कि ये जो जंग है ये अभी रुकी हुई है, और ये जो हरमूज है रास्ता जो है, ये इंशाल्लाह कोशिश कर रहा है पाकिस्तान पूरी दुनिया के साथ, रीजन के साथ मिलके, कि इसको खोला जाए और अमेरिका और ईरान के बीच में एक अच्छा सोल्यूशन, एटलीस्ट टेम्परेरी शुरू का सोल्यूशन जो है वो मिल जाए, और उसके बाद एक एक्सटेंडेड सोल्यूशन हो, उस पर बात की जाए। मेरे ख्याल में ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी पे ही ये सब चीजें मुनहसर हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया में जंग चल रही हो, दुनिया में जो है वो कीमतें जो है वो आसमान को छू रही हो, पेट्रोल की, डीजल की, या फिर खाम तेल की और गैस की, और आप कहेंगे जी यहाँ इन्फ्लेशन हो नहीं सकती। तो इन्फ्लेशन देखें हुई है, बट कितनी कंट्रोल्ड है, कितनी मैनेजेबल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसी तनाजुर में अगर आप ये देखें कि सपोर्ट वल्नरेबल सेक्टर को दी जा रही है जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, बीआईएसपी के थ्रू दी जाए, प्रोविंशियल इकोनॉमीज, प्रोविंशियल जो है वो अपने फाइनेंस से दें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल से दे, अपने आप अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करके दे, तनख्वाहों को कम करके दे, किसी तरह भी दे, वो सब चीजें जो है वो हो रही हैं जितना दिया जा सकता है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में। और अच्छी बात ये देखें, इंडिया की तरफ देख लें आप, 600-700 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं उनके, फॉरेक्स रिजर्व्स की मैं बात कर रहा हूँ, इतने बड़े मुबादला है उनके पास। फिर भी उनके यहाँ पेट्रोल पंप पे, गैस स्टेशन पे लाइनें लगी हैं। एलपीजी की वजह उनकी शॉर्ट हुई है तो लाइनें लगी है वहां पे। आप यहाँ देख लें पाकिस्तान में किसी एक जगह कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई हो, इसके बावजूद कि हमारे रिसोर्सेज बहुत कम है, बहुत कम है, हमारे में प्रोग्राम में भी हैं, हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं, उसके बावजूद जो है वो ये सब चीजें अरेंज हुई हैं, अच्छी सप्लाई टाइम पे अरेंज की गई है, पेट्रोल डीजल की कोई शॉर्टेज नहीं हुई है। कीमतें भी बढ़ाई गई और नहीं भी बढ़ाई गई, बीच में 3-3 हफ्ते रोकी रखी हैं कीमतें, लेवी को जीरो भी किया है बीच में, और टैक्सेस, सेल्स टैक्स बिल्कुल नहीं है। तो देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि बैलेंस करके चले, तो हम अल्लाह का शुक्र है कि हम कामयाब हुए हैं अभी तक, और कोई ऐसा मसला नहीं बना हमारी इकोनॉमी में। लेकिन दुनिया की इकोनॉमीज आप जाके देख लें, बहुत सारी ऐसी इकोनॉमीज है जहाँ पे हालात खराब है।
और जहाँ प्राइसेस भी बढ़ाई गई हैं, सब कुछ किया गया, उसके बावजूद बहुत प्रॉब्लम्स हैं और सप्लाई के बावजूद बड़े मसले हुए हैं। पाकिस्तान ने अपने डेट में कमी के लिए IMF को एक प्लान पेश किया है जिसके तहत अगले साल GDP के मुकाबले में कर्ज़ों की शरह 67% पर लाई जाएगी, तो इस वक्त 70% से ज़्यादा है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या प्लानिंग की जा रही है और जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कंट्रोल करना या इनकम बढ़ाना वो किस तरह किया जाएगा? देखिए, मैं फिर वही कहूँगा, ये जो आप प्रोग्राम्स की बात करते हैं इसमें कोई सर्टेनिटीज नहीं है अभी। ये सारी चीज़ें अनाउंस होंगी, वज़ारत ख़जाना आपको ऑफिशियली इन्फॉर्म करेगी, ऑफिशियली आपको जो है वो कन्वे करेगी, तो आप उसको जो है ऑफिशियल नंबर्स लें। अदरवाइज मैं इसकी कोई आपको जो है कंफर्मेशन नहीं दे रहा कि किस तरह के ऐसे नंबर्स हैं। बट एक चीज़ मैं आपसे कहता हूँ कि जो कर्जे की आपने बात की वो 70% पे ही है, वो 75 से 70% पे आए हैं, कर्जे कम हुए हैं। आपको पता है पाकिस्तान गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 4 खरब रुपया अपने वक्त से पहले अदा कर दिया है। 4 खरब रुपया, 4 ट्रिलियन रुपीज अपने वक्त से पहले अदा किया है। ये पहले कभी नहीं हुआ था। आप देखिए, पांडा बॉन्ड जो चाइना में पाकिस्तान ने अपना बॉन्ड इशू किया है वो 2.5% पे किया है। इससे कम, इतने कम रेट पे कभी हिस्ट्री में कभी पाकिस्तान ने जो है वो बॉन्ड इशू नहीं किया, डॉलर में वो भी 2.5% पे। इसके अलावा हम दोबारा गए यूरो बॉन्ड करने के लिए 4 साल के बाद। तो देखिए, ये सारी डेवलपमेंट्स वो हैं जिसमें कर्जे को मुनासिब कीमत पे जो है वो रेस किया जा रहा है, कम किया जा रहा है और वक्त से पहले अदायगी की जा रही है, ताकि कर्जों को जो है मैनेज किया जाए, क्योंकि कर्जा सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है पूरे बजट को और सबसे बड़ा जो है वो एक्सपेंस है, सबसे बड़ा खर्चा है इस वक्त बजट के ऊपर, वो कर्जे की अदायगी है। तो कर्जे की अदायगी में कमी भी हुई है। आप ये देखें, कर्जे की अदायगी 2 साल पहले 9 खरब रुपए, 9.5 खरब रुपए के करीब थी, उसके बाद वो नीचे आई है 8 खरब के पास। आज मैं आपको बताऊं, इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आया है, शरह सूद इस साल तो आपको पता है नीचे नहीं आई है, उसके बावजूद आप देखेंगे ये साल जो क्लोज होगा इंशाल्लाह उसमें आपको कर्जे की अदायगियां पिछले साल के मुकाबले में कम नजर आएंगी, बेहतर नजर आएंगी, सेविंग्स नजर आएंगी इनफैक्ट। तो ये देखें, कर्जे को बहुत ठीक। एक्टिवली मैनेज किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि कर्जे को एक लिमिट में रखा जाए और जो भी कर्जा रेस किया जाए उसको सही जगह इस्तेमाल किया जाए, ताकि लोगों को फायदा हो, ना कि ये कि कर्जे की वजह से सिर्फ कर्जा लिया जाए। थैंक यू सो मच। खुर्रम शहजाद साहब, एडवाइज़र टू फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे साथ मौजूद थे और हुकूमत क्या कर रही है मईशत में बेहतरी लाने के लिए आप उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। आम आदमी के लिए पेट्रोलियम प्राइसेस अब जाने के बाद महंगाई का तूफ़ान और परेशानियां जो है वो खड़ी हो गई हैं, तो सख्त मौसम और सख्त महंगाई ने जो है वो लोगों का जीना दूभर किया हुआ है। देखते हैं आने वाले बजट में क्या चीज़ें सामने आती हैं और हुकूमत किस तरीके से इस क्राइसिस से निपटती है। आदिल अब्बास को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।